हेलो गाइस, आज से हमें ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी का बैच शुरू करने जा रहे हैं। 6th क्लास से इतिहास का पहला चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आज से बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, हजारों साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसका हमें पता कैसे चला, क्या स्रोत रहे होंगे। इसमें सब दिया हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं कैसे पता लगा है। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। आज के टाइम में अगर हमें कल जानना हो या कुछ साल पहले का जानना हो तो हम कैसे पता करते हैं? न्यूज़ से, अखबारों से, रेडियो से, टीवी में देखकर। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था वो भी सब हम इसी के ज़रिए से जान सकते हैं। लेकिन हम अतीत के बारे में कैसे जानें? तो और अतीत में क्या क्या हुआ था, इसके लिए हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों यानी किसानों को, शासकों, राजा, व्यापारी, बिजनेसमैन, पुरोहित यानी छोटे राजा, शिल्पकारों यानी काश्तकारी करके पत्थर पे जो डिजाइन बनाया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चों लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी का पता लगाओ। यानी अभी नीचे मानचित्र दिया है, हम उसमें देखेंगे नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यानी लोग कहाँ रहते थे? रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्रह थे, यानी कुछ सही लोग थे, समझदार थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। जैसा आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में कुछ पढ़े लिखे, कुछ जैसे वकील, डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही हर सभ्यता में ज्ञानी लोग हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदा पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ की फसलों की उपजना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुओं को पालना भी शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। और उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में पता लगाओ। यानी कंधा, किरधार और सुलेमान पहाड़ी, यानी ये हैं, ये एरिया सिंधु एरिया के पास। और नर्मदा नदी किधर है? ये हैगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अभी हमने बताया था ये सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदी है क्या है? ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जैसे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वही सभ्यता है, ये वही नदियाँ हैं जिसके किनारे ये सभ्यता फली फूली। गंगा व इसकी नदियों के किनारे समुद्री तटीय इलाकों नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी गंगा नदी की, यह है गंगा नदी, ये गंगा नदी यहाँ से यूँ बंगाली खाड़ी में हो जाएगी। इसकी सहायक नदी है क्या, यमुना नदी, चंबल नदी, सोन गंगा, राम गंगा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के मगध, यानी जो आज का नया नाम उसका बिहार है, जो करीब 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष ईसा पूर्व ये भारत का सबसे डेवलप एरिया था। इनके शासक बहुत शक्तिशाली और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा कभी कभी हिमालय पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। फिर लोग क्या होते थे, इतने संसाधन तो होते नहीं थे, ना ही पक्के मकान हुआ करते थे, ना कोई डैम था। जैसे वो ऊपर पहाड़ियों पर रह रहे हैं, पानी की कमी चलते मैदानी इलाकों में आया करते थे, और जब बरसात वगैरह का होता तो फिर वो पहाड़ों पे दूसरी जगह चले आया करते थे। या फिर जैसे कि उपजाऊ ज़मीन ढूंढने की तलाश में, खाने की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। फिर और थोड़ा डेवलप हुआ, फिर काम व्यापारियों के लिए जहाज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कोई धार्मिक गुरु हुआ करते थे, तो शिक्षा दूसरों को देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे गांव जाया करते थे, पैदल या किसी घोड़े वगैरह से। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र देखें, पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र समाधि सीमा पर निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमा को पार करना आसान नहीं था। ने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके, तब गहरे समुद्र को पार कर सके, जो यहाँ आए और यहाँ बस गए। जैसे कि भारत में अंग्रेज जो आए वो समुद्री रास्ते से उन्होंने रास्ता खोजा, और अरब के लोग आए, ईरान के लोग आए, वो ज़मीन के रास्ते से आए, पर पहाड़ियों वगैरह को पार करते हुए अपने भारत में। इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की नई तरह के बारे में दूसरे के विचार अपनाते रहे। जैसे कोई बाहर के आए, उनकी संस्कृति अलग ही, उनकी चीज़ों को देखा, उनका खाना अलग था। जैसे जलेबी, समोसा, ये सब कहाँ बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया का खाना दाल चावल सब्जी, उधर की तरफ बहुत खाया था। आपने कभी देखो अरब के लोगों का खाना, तो वो चावल और उसके साथ, खैर वो नॉन वेज खाते हैं साथ में, लेकिन क्या है, क्योंकि वहाँ पे दाल वगैरह तो होती नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है, तो वो लोग मांस पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन तरीका क्या है, वो अपना चावल के साथ कुछ खाने का वो अपने यहाँ से ही ले गए। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रे इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस को इस पर नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जानें, आइए हमारे चैप्टर क्या था, कब, कहाँ और
हम यही इसका मेन वो है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके इस इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, यानी हाथ से लिखा हुआ। लैटिन भाषा से मैनु, इसका अर्थ हाथ से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्रातः ताड़पत्रों अथवा हिमालय उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। देखिए ये हैगा, देखिए ये हैगी, ये क्या है, ताड़पत्र है। इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियाँ कीड़े ने खा लिया। यानी पहले क्या होता था कि दवा वगैरह तो थी नहीं, लोग नीम की पत्तियों और ऐसे उसमें रखा करते थे दीमक वगैरह से बचाने के लिए। लोहे वगैरह का तो इस्तेमाल तो इतना सिर्फ औजार बनाने के लिए होता था, अलमारी वगैरह और चीज़ों के लिए नहीं होता था। लकड़ी का और ठीक वो होते थे, इसमें दीमक वगैरह कीड़े लगने की बहुत वो रहती थी। तो इसलिए बहुत सी पांडुलिपियाँ कुछ ने खा लिया, किसी ने खा लिया, यानी कीड़ों ने खा लिया, कोई जल गई। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों बिहारों की प्राप्त होती थी। यानी ये क्या होता था, मंदिर पत्थरों वगैरह होते थे, या फिर धर्मशाला मान लो, या कोई शिक्षा का स्थान मान लो जो पत्थर वगैरह उससे बना होता था। तो वहाँ कीड़े लगने वगैरह का इतना वो नहीं होता था। और मंदिरों में तो देखा है कि जैसे कि धूनी है, अग्यारी लगती रहती थी, तो कीड़ों का बहुत कम वो आना होता, यानी ना के बराबर होता था। इससे वहाँ ये सेफ रहा करती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि प्राकृतिक तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी आज के लोग ज़्यादातर उर्दू मिक्स हिंदी बोलते हैं। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जो ज्ञानी लोग होते थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो आम लोग हुआ करते थे वो पाली या प्राकृतिक भाषा और साथ में तमिल का यूज़ करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षा कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जैसे जैसे लोगों की सोच बढ़ी, उन्होंने सोचा कि हम इस चीज़ को कैसे बढ़ा। देखिए ये पत्थर पे लिखा हुआ है, ये कब से 2250 वर्ष पुराना ये जो है, देखिए पुराना अभिलेख अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। सोचो ये कितना पुराना है। तो ये कैसे रह पाया, पत्थर पे। लेकिन लोगों की सोच डेवलप हुई, उन्होंने नए तरीके खोजे, और फिर उन्होंने कहा उस पांडुलिपि अब हम किसी पेड़ वगैरह की उससे करके हम शिला पे लिखेंगे, यानी किसी पत्थर पे लिखेंगे। तो हम उसको क्या कहने लगे, शिलालेख। अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनके राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य को विवरण उत्कीर्ण कराए। शासक लड़ाइयों के अर्जित भेजों का लेखा जोखा रखते थे। यानी इस पर क्या होता था, कीड़े वगैरह लगने का तो कोई नुकसान है नहीं, और ये सालों बरसों लाख वर्षों साल तक अभी तक मौजूद है। तुम क्या बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखवाने का क्या लाभ थे, ऐसा कर कठिनाइयाँ आती थी। देखिए बता दें आप। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में अपने प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों का अक्सर चित्र, मूर्तियों अध्ययन करते हैं। ये देखिए एक प्राचीन प्राप्त तरह के पात्रों का सतहपुर होता था, यानी चांदी का सिक्का। ये चांदी का सिक्का ये रहा, ये पीछे आगे का हिस्सा है, ये पीछे का है, ये मटका है। ऐसी चीज़ें हुआ करती थी।
तो कैसी रही जी धातु पत्थरों बोले। फिर आइए हम आगे देते औजार हथियारों बर्तन आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। मैंने बताया था ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातात्विक जानवरों चिड़िया मछलियों की हड्डियों ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। यानी पुरातात्विक लोग क्या करते हैं, जो ये ऐसा ही होता है। सर्वे ऑफ इंडिया एस्ट्रोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है कि वो पुराने लोगों के खान पान भी तलाश करता है। जैसे इससे पता चलता है कि पहले लोग क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे। फसलों की जानकारी तो इतनी थी नहीं ही, तो लोग जानवरों मछलियों यानी जीव जंतुओं पर निर्भर थे ज़्यादा, कि अतीत के लोग यहाँ क्या क्या खाते थे। वनस्पति अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मैंने कहा अभी लोग जीव जंतुओं पर ज़्यादा निर्भर थे। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातात्विक ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना शुरू रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम ये धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी जो लोग ढूंढते हैं कुछ के घड़ा मिला, कुछ सिक्का मिला, कुछ मिला, फिर इसको आपस में जोड़ के पता लगाते हैं कि ये क्या से क्या है, कहाँ का है, कैसे क्यों इसका तीत एक या अनेक। ये सवाल जो है, क्या अतीत हमारा एक ही है। क्या इंसानियत का निर्माण एक ही तरीके से हुआ। ये सबके खान पीन वगैरह रहना सहना सब एक ही था, या फिर सारी सभ्यताएं अपनी अलग अलग तरीके से डेवलप हुई। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, यानी कई अतीत हमारे कहीं। जैसे उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे मजदूर का और राजा का कितना डिफरेंट है, दोनों में कितना फ़र्क है। ऐसे ही जो व्यापारी वो करते जो सामान इधर से उधर बेचा करते थे, खरीद के लाया करते। जो शिल्पकार होते थे जैसे कि घड़ा बर्तन वगैरह पत्थर पर डिजाइन बनाते थे, उनका जीवन कितना अलग होता था। उनको एक ही जगह बैठ कर ही काम करना पड़ता, और व्यापारियों को इधर से उधर जाना पड़ता था काफिला लेके अपना। जैसा कि हम भी देखते हैं कि उस समय भी देश में अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी अंडमान निकोबार की जो जाति है वो लोग क्या करते हैं, मछलियों पर का शिकार करके ही भोजन और फल फूल ही खाया करते हैं, उससे ही अपना जीवन यापन करते हैं। अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं कि उसका भेद अतीत मानते। इस अतिरिक्त एक अन्य का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जब कि शिकारी मछुआरे संग्रह कृषक तथा पशुपालक जैसे अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से जीवन को जानने की मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी। यानी जो आम लोग हुआ करते थे, शिकारी मछुआरे किसान
जानवर पालने वाले पशुपालक, तो वो बेचारे कहाँ से गरीब लोग लेकर जोकर रखते। राजा महाराज तो रख लिया करते थे, नहीं रख पाते थे, इसलिए उनके राजा महाराजाओं की तो लड़ाइयाँ और उनके बारे में तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन आगे जो आम लोग हुआ करते थे उन लोगों की जानकारियाँ नहीं मिल पाती। तिथियों का मतलब यानी तारीख, तिथियों का मतलब, अगर कोई तुम्हारे तिथि विषय पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष 2 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि ईसा एक नबी हैं, एक पैगंबर हैं ईसाइयों के, तो वो क्या उनके जन्म के पहले तो क्या हम लगाते हैं ईसा पूर्व, और जन्म के बाद यानी ईसा ईसवी लगाते हैं हम, यानी ईसा पूर्व यानी BC, और ईसा उनके जन्म के बाद यानी AD, इसका हम प्रयोग करते हैं। इतिहास की तिथियां देखो, हम ये बताते हैं आगे आपको, ये बताते हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है, यानी ईसा जो नबी थे, पैगंबर थे, उनके आने के पहले जो तारीखें जो वो हुए उसे ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों में AD हिंदी में लिखा पाती हो। एनोडोमिक नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद है, यानी AD। कभी कभी AD की जगह ईसवी तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ था, यानी 200 वर्ष पूर्व, यानी जब अंग्रेज यहाँ आए थे तब से इसका चलन बहुत सबसे ज़्यादा शुरू हो गया। कभी कभी अंग्रेजी के BC अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले भी इसका यूज़ होता है। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें बहुत सी चीज़ें हमें पता चली, जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे। ज़्यादातर लोगों का पहले के जो लोग थे यानी ज़मीन से पानी निकालने की इतनी वो नहीं थी, यानी कि BC के टाइम पे और बहुत पहले 8000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले तो नदियों पे ज़्यादा निर्भर रहा करते थे। कुएं वगैरह नाम मात्र के लिए होते थे। और पता चला इतिहास की जानकारी यानी पांडुलिपियों पे लिखी थी, फिर थोड़े और लोग डेवलप हुए, लोग थोड़े डेवलप हुए तो उन्होंने क्या किया, पत्थरों पे लिखना शुरू किया। राजा महाराजा को इसका वो दिया तो उन्होंने पत्थरों पे, जैसे अशोक के शिलालेख आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, ऐसे ही धीरे धीरे लोग डेवलप हुए। तो आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओल्ड NCERT प्लस न्यू NCERT का 6th क्लास का दूसरे चैप्टर हम कल से पढ़ाएंगे, और उससे पहले हम लेके आएंगे इतिहास की स्रोत, यानी जो इतिहास हमें मिलता है उसके स्रोत क्या है। उसके बाद NCERT 6th क्लास का दूसरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब हमारा अगला चैप्टर होगा इतिहास के स्रोत। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।
अगर चैनल हमारी जानकारी, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।